Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS and today we are going to discuss some very important The Hindu newspaper articles. आइए शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहला आर्टिकल आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इट इज रिगार्डिंग दी पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट। पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट की बस यहाँ पर एक ये पिक्चर आई है, बट दीज काइंड ऑफ न्यूज आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। न्यूज का कॉन्टेक्स्ट क्या है वो जरूरी नहीं है, बट ये जरूरी है कि अगर पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट की जिक्र किया गया है देन यू मस्ट नोट इट डाउन कि ये कौन सी रिवर पर लोकेटेड है और कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। बिकॉज कई बार गोदावरी जैसी नदियों पे क्वेश्चन आ जाता है और क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा, या तो एक स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दे दी जाएगी, तीन चार स्टेटमेंट्स होंगी अबाउट द ट्रिब्यूटरीज एंड अबाउट दी इट फॉल्स इनटू बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और उसमें से एक स्टेटमेंट ऐसे भी दी जाएगी दैट ऑन दिस रिवर दैट पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट इज लोकेटेड, ठीक है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, ऐसे पूछ लिया जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ट्रिब्यूटरी आपको नहीं पता है, या फिर हो सकता है आपको जो इसका जहाँ से ये राइज करती है, जहाँ से ये निकलती है, वो भी ओरिजिन सोर्स आपको ना याद हो। लेकिन कई बार ऐसा ही क्लिक कर जाता है कि आपने न्यूज में कुछ सुना था कि हाँ ये तो आपका गोदावरी रिवर पर ही प्रेजेंट था, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन द गोदावरी रिवर। लेकिन ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो पोलावरम अभी तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड यहाँ पर अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके उसके सजेशन पर यहाँ पर इंडिया यूएसए एंड कनाडा से कुछ एक्सपर्ट्स आए हैं एडवाइस करने, राइट। तो ये आपका हाइड्रो पावर भी इसमें हेल्प करेगा, ये हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी हेल्प करने वाला है ये प्रोजेक्ट, साथ ही इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में भी हेल्प करने वाला है। लेकिन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आपके लिए बस इतना ही जरूरी है दैट पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, इट इज लोकेटेड ऑन द गोदावरी एंड इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। जस्ट अ सेकेंड। Yes, two very important articles are given here. First article relates to the Air Quality Commission doubles the fine on farmer on stubble burning. Stubble burning, stubble burning, stubble burning, है ना। पूरा महीना चला गया है लेकिन ये स्टबल बर्निंग का जो इशू है इट हैज कवर्ड द न्यूज ड्रास्टिकली, है ना। हर रोज यहाँ पर ये आर्टिकल आ रहा है स्टबल बर्निंग से रिलेटेड। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर है क्या, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि स्टबल बर्निंग आखिर हो क्यों रही है, व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द कॉजेज एंड इसकी वजह से होता क्या है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज एंड सरकार इसमें क्या कर रही है, और ये जो बेनिफिट जो इसमें मिलता है, जो फार्मर्स को बेनिफिट मिल क्या रहा है और एनवायरमेंट को कैसे ये हार्म कर रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करी गई है, आर्टिकल को जान लेते हैं पहले कि इसमें बोला गया है सुप्रीम कोर्ट ने CAQM दैट इज कमीशन फॉर द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, कमीशन फॉर द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को ये बोला गया है कि आपसे ये जो स्टबल बर्निंग है ये अभी तक आप इसको कंट्रोल ही नहीं कर पाए हैं एंड इट इज एडवाइज्ड कि आप जो फाइन है वो बढ़ाएं। तो अब यहाँ पर जो ये कमीशन है इन्होंने फाइन को इंक्रीज कर दिया है, कितना कर दिया है दैट डजंट लाइक लिटरली मैटर। यहाँ पर जो ये फाइन है 2,500 कर दिया है 2 एकड़ से, जिसके पास कम है उसके लिए 2,500 से 5,000 कर दिया है एंड जो जिनका 2 एकड़ या 5 एकड़ के बीच में है 10,000 कर दिया है, उसके ज्यादा 10 से अगर 10 एकड़ या उससे ज्यादा जमीन है तो फाइन कर दिया 30,000 रुपीज, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए डाटा नहीं रहता है। बस ये जो फाइन है ये क्यों लगाए जा रहे हैं, बिकॉज स्टबल बर्निंग इज कॉजिंग अ मेजर प्रॉब्लम इन द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन इससे बढ़ रहा है एंड स्पेसिफिकली द PM2.5, right, PM2.5 जो particles हैं like they can be present in the form of smoke, soot and they can be also present in the form of aerosols। तो ये सब जो पार्टिकल जिनका डायमीटर का साइज 2.5 माइक्रोमीटर होता है उनको हम मान लेते हैं PM2.5 एंड दे आर ऑल्सो कॉजिंग प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम्स इनसे होती हैं। ऑल दी काइंड ऑफ पोल्यूशन इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरमेंट ऑल्सो, ठीक है। तो जो ये पोल्यूशन यहाँ पर कॉज कर रहा है, हो रहा है, इसकी जैसे PM2.5 ज्यादा जनरेट होता है, इवन PM10 इज ऑल्सो जनरेटेड, राइट। तो ये जो जितने भी पॉल्यूटेंट्स इसकी वजह से रिलीज होते हैं दे इम्पैक्ट द लंग हेल्थ ऑफ द पीपल, ठीक है। ह्यूमंस की लंग्स के हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। और आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लिव इन अ फ्री एनवायरमेंट, पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, उसको भी यहाँ पर हिंडर करता है। दैट्स व्हाई सुप्रीम कोर्ट इसमें बार बार स्टेप्स लेता है, बार बार इनको डायरेक्ट करता है कमीशन को, ठीक है। ये एक पूरा आर्टिकल है। तो इस आर्टिकल में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, स्टबल बर्निंग। एटलीस्ट वी शुड नो कि स्टबल होता क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, स्टबल, ये कौन सी स्टबल बर्निंग की बात कर रहे हैं, जब भी पैडी
जो आपके क्रॉप है उसको हार्वेस्ट किया जाता है, तो जो वैल्यूएबल पार्ट है वो तो कंबाइन हार्वेस्टर से उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन उसका जो रेजिड्यू है उसको हम क्या बोल देते हैं, स्टबल, या उसको हिंदी में बोलते हैं पराली। ठीक है, तो जो पराली या जो स्टबल पीछे रह गया, आपने धान की तो फसल काट लिया, आपने चावल तो निकाल लिए हैं, लेकिन जो पीछे उसका स्टबल है, रेजिड्यू है, वो वहीं खेत में रखा हुआ है, वहां पर लगा हुआ है, वो सॉइल के अंदर गड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब उसको क्या करना है, क्योंकि अभी जो इसमें टाइम स्पेंड होता है ना खरीफ हार्वेस्ट में और रबी सोइंग में, वो बहुत कम टाइम स्पेंड होता है। उस टाइम स्पेन को जल्दी से जल्दी यूज करने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, स्टबल को बर्न कर देते हैं, क्योंकि क्या है, जब इसको काटने बैठेंगे या हम इसमें काटने के बाद इसको फिर इसको ट्रांसपोर्ट करके लेके जाओ, फिर उसको वहां पर बेचे, तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एंड इट इज ऑल्सो नॉट वेरी कॉस्ट इफेक्टिव फॉर द फार्मर्स, सो दैट्स वाई दे ऑप्ट फॉर बर्निंग इट। ठीक है, कि इसके ऊपर सीधा इसको जला ही देते हैं। अब ये जलाने का जो प्रोसेस है, इसमें फार्मर्स को बेनिफिट क्या होता है, सबसे पहले तो हमने देख ही लिया कि ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, फटाफट ये जो सारा का सारा स्टबल है ये बर्न हो जाता है। एंड देन दूसरा जो इसके पास बेनिफिट आता है स्टबल बर्निंग की वजह से, वो है कि जो नाइट्रोजन बिल्डअप हो रखा है, एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन बिल्डअप इन दी सॉइल, वो भी इसके साथ खत्म हो जाता है। एंड ऑल्सो इट मेक्स दी जो वीड्स है, साथ में जो वीड्स उगाए थे या कोई पेस्ट है, तो वो भी साथ में जल जाते हैं, एंड सॉइल की हेल्थ थोड़े बहुत इसमें इंप्रूव जरूर होती है। ठीक है, तो इसीलिए फार्मर्स इसमें को ऑप्ट करते हैं, बजाय कि इसको काटेंगे फिर इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे बेचने जाएंगे, तो उनको लगता है ज्यादा सिंपल, ज्यादा ईजियर वे यही है, बिकॉज वी डू नॉट हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, बिकॉज अभी जो रबी सीजन है उसको सोइंग का सीजन अभी यहाँ पर नवंबर में ही शुरू हो जाता है। तो ये जो आपका स्टबल बर्निंग का प्रोसेस है, इट प्रोबेबली स्टार्ट्स विद द विड्रॉल ऑफ मॉनसून, जैसे जैसे मॉनसून विड्रॉ करता है वैसे वैसे यहाँ पर पेडी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है, एंड स्टबल बर्निंग भी शुरू हो जाती है। तो मेजरली स्टबल बर्निंग सबसे ज्यादा हमें अक्टूबर और नवंबर के फर्स्ट वीक के आसपास देखने को मिलती है, और अभी भी जितना ज्यादा इस पे बैन लगाया गया है, स्टिल देर आर इंसिडेंसेस, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एनसीआर रीजन, यहाँ पर हर उत्तर प्रदेश, बहुत सारी जगह अभी भी केसेस आ रहे हैं स्टबल बर्निंग के, जिसके ऊपर बहुत ही ब्लैंकेट बैन लगाया हुआ है और उसके ऊपर फाइन भी लगाया हुआ है। सो दैट्स वाई यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मेजर कॉज बनता है स्टबल बर्निंग की वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन में, बिकॉज जो दिल्ली एनसीआर रीजन है वहां पर पोल्यूशन हैज गॉन फ्रॉम दी poor category, then it has gone to the very poor category, and then it has also moved in the severe category। ठीक है, 400 के ऊपर भी AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जा चुका है। यहाँ पर आपके लिए अब काम क्या रहेगा, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दीज काइंड ऑफ आर्टिकल्स वेरियस टाइम्स। तो हमने पहले AQI के बारे में भी जिक्र किया है, हमने WHO की गाइडलाइंस के बारे में भी जिक्र किया है, 8 पॉल्यूटेंट्स यहाँ आते हैं, 6 पॉल्यूटेंट्स यहाँ आते हैं, एंड ये आपको पता करना है कि कौन से ऐसे 2 पॉल्यूटेंट्स हैं जो इसमें एक्स्ट्रा लाए गए हैं, राइट। और यहाँ पर एक NAAQS, राइट, ये जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है, एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, इसमें 12 ऐसे पॉल्यूटेंट्स लाए गए हैं जो जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। तो ये कौन से ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, आपको एक इनका सेट बनाना है कि कौन से ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जो इसमें हैं लेकिन AQI में नहीं है, WHO में है, WHO में नहीं है लेकिन AQI में है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, दिस इज योर जॉब, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्रीवियस वीडियोस को भी रेफर कर सकते हो, उसमें हमने ये इस तरीके से डिस्कस किया हुआ है जब भी आपका स्टबल बर्निंग का इशू न्यूज में आया था। ठीक है जी, तो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। PM 2.5 का इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा देखा जाने लगा है अभी, तो ये बोल रहे हैं कि लगभग 35% इंक्रीज देखा गया है, अक्टूबर से 35% इंक्रीज हो गया है PM 2.5 के कंसेंट्रेशन में। यस, सिर्फ और सिर्फ स्टबल बर्निंग इज नॉट द रीजन, meteorological reasons भी होते हैं, vehicular emission, construction activities, these all are also the reason for the environmental pollution, लेकिन इसमें एक मेजर पार्ट प्ले करता है स्टबल बर्निंग। ठीक है, तो इसके लिए सरकार ने ऑल्टरनेटिव दिया हुआ है। ऑल्टरनेटिव क्या दिया हुआ है कि एक टर्बो हैप्पी सीडर मशीन आती है, टर्बो हैप्पी सीडर मशीन। ये क्या काम करती है, ये साथ में जो स्टबल है उसको काटती है, एंड जो सीड्स हैं, जो रबी क्रॉप के सीड्स हैं, जो उनको साथ साथ ही बो देती है, जिसकी वजह से क्या है, फटाफट ये जो काम जो टाइम कंज्यूमिंग इतना लगता है उसको काटना, स्टबल को काटना, वो बहुत ईजी हो जाता है। बस यहाँ पर फार्मर्स के लिए ये रेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो दैट इज वाई अभी जो ये ट्रांजिशन है फ्रॉम स्टबल बर्निंग टू स्टबल कटिंग, इसमें थोड़ा सा टाइम फार्मर्स ले रहे हैं। इट विल बी वेरी सून कि बहुत सारी जो जितनी भी स्टबल बर्निंग के केसेस आते हैं नेक्स्ट ईयर से, मे बी प्रोबेबली वी आर होपिंग कि ये आगे से केसेस ना आए।
ठीक है। तो दिस वाज इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल फॉर यू। आपको आर्टिकल में बहुत कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन आपको ये डेफिनेटली पता होना चाहिए कि स्टबल बर्निंग आखिर ये मेजर कॉज क्या है, किस चीज का है, क्या होता क्या है स्टबल, एंड फार्मर्स इसको करते क्यों हैं, राइट। तो अगर फिर भी आपको रिवाइज करना है, आप दोबारा से वीडियो स्टार्ट करके ये पूरा आर्टिकल सुन सकते हैं स्टबल बर्निंग के बारे में, क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग द रिमूविंग ब्रान ऑन द मिलेट्स रिड्यूसेस द बेनिफिट्स ऑफ द ईटिंग देम, राइट। एक स्टडी पब्लिश हुई है जिसमें ये बोला गया है कि मिलेट्स के ऊपर जो हार्ड कवर होता है, जो ब्रांड होता है, अगर उसको हम हटा देते हैं तो उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो खत्म हो जाती है। तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है, आप मिलेट्स को खा लो या फिर आप सिंपल राइस एंड व्हीट खा लो, तो देयर इज नो सच बिग चेंज। अगर आप ये बोल रहे हो, अगर आप पैकेज्ड फूड खा रहे हो जिसमें ये ब्रांड है वो उसको डीब्रानाइज करा, उसका जो ब्रांड है वो डिहस्क कर दिया गया है, उसको डीब्रांड कर दिया गया है, तो उसमें कोई खासा फर्क नहीं है। इससे अच्छा तो आप फिर गेहूं ही खा लो, ठीक है। ये इस स्टडी के अकॉर्डिंग हमने समझा है। तो ये जो ब्रांड और जो मिलेट का जिक्र किया गया है, मिलेट्स होते क्या हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यही है कि व्हाट आर द मिलेट्स। मिलेट्स आर दी कोर्स ग्रेन्स, ठीक है। मिलेट्स कोई एक ऐसा नहीं है कि ये मिलेट क्रॉप है, कोई एक क्रॉप नहीं है, जैसे व्हीट है, राइस, ऐसे कोई मिलेट क्रॉप नहीं है। मिलेट्स एक कैटेगरी है, एक ग्रुप ऑफ द सीरियल्स है, ग्रुप ऑफ ग्रेन्स हैं जो कोर्स होते हैं, जो थोड़े से टफ होते हैं, जो थोड़े से हार्ड होते हैं, राइट। तो मिलेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्योंकि उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है इट इज वेरी हाई, दे आर वेरी मच रिच इन द मिनरल्स, पोटेशियम है, फोस्फोरस है, कैल्शियम है, आयरन है, ये सारे के सारे मिनरल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। साथ साथ आपको यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है, दैट इज फाइटोकेमिकल्स, ठीक है। फाइटोकेमिकल्स भी आपको मिलेट्स में देखने को मिलते हैं। फाइटोकेमिकल्स आखिर होते क्या हैं? फाइटोकेमिकल्स वो केमिकल्स होते हैं जैसे कि जब भी कोई क्रॉप उगती है तो जो प्लांट्स है वो अपने अंदर से ही केमिकल्स रिलीज करते हैं। ये केमिकल्स प्लांट्स को हेल्प करते हैं टू बी डिजीज फ्री, ताकि जो प्लांट्स हैं उनको कोई डिजीज अटैक ना करे, कोई पेस्ट अटैक ना करे, राइट। तो ये जो फाइटोकेमिकल्स हैं दे आर फाउंड इन द सीरियल्स आल्सो, दे आर फाउंड इन द वेजिटेबल्स एंड फूड फ्रूट्स आल्सो। तो ये जो फाइटोकेमिकल्स अगर आपको फ्रूट्स में मिलते हैं, सीरियल्स में मिलते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर आप उनको खाते हैं तो ये फाइटोकेमिकल्स आपकी बॉडी में भी जाते हैं। फिनोलिक कंपोनेंट्स इनको हम बोलते हैं, फिनोलिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा साइंटिफिक टर्म है आपके लिए, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें मिनरल्स होते हैं, इसमें फाइटोकेमिकल कंपाउंड्स भी होते हैं। फाइटोकेमिकल होता क्या है ये हमने देख लिया, बिकॉज प्लांट्स के अंदर से नेचुरली ये इंक्रीज होते हैं केमिकल्स। देयर आर नॉट समथिंग कि जो बाहर से जैसे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, ऐसा कुछ केमिकल नहीं है, ये प्लांट्स के अंदर से ही रिलीज होते हैं केमिकल्स, ताकि वो पेस्ट रेजिस्टेंट बन पाए, डिजीज रेजिस्टेंट बन पाए, ठीक है। तो जब हम ये खाते हैं, ह्यूमंस जब इनको इंटेक करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, दे एक्ट एज एंटी कार्सिनोजेनिक, बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये फिनोलिक कंपाउंड्स, इसकी वजह से ये एंटी कार्सिनोजेनिक और बहुत सारी बीमारियों से इंसानों को भी बचाते हैं। सो अल्टीमेटली हम यहाँ से क्या समझ पाए हैं कि जितने भी मिलेट्स हैं दे आर वेरी हाई इन न्यूट्रिशन, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं न्यूट्रिशन इंटेक में। एंड जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, राइट, जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है तो दे मस्ट बी नोइंग अबाउट द ग्लाइसेमिक इंडेक्स। वेट मैनेजमेंट वाले लोगों को भी पता होगा कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना हाई होगा उतना ही ज़्यादा वेट बढ़ेगा, राइट। तो यहाँ पर ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी यहाँ पर बहुत कम होता है, दे कैन इंक्रीज। अगर हम इसका जो ब्रांड है, आउटर कवर है, हार्ड कवर है, उसको हटा देते हैं तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी इंक्रीज हो सकता है इसमें। ऑल्दो अगर नेचुरली जैसे ही उगाए, जैसे ये हार्वेस्ट किए जाते हैं, वैसा ही अगर इनको यूज करें, राइट, उनको बिना जो उनका आउटर कवर है, हार्डर आउटर कवर है, उसको हटाए बिना अगर यूज करें तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत ज्यादा कम होता है, राइट। ग्लूटेन फ्री इनको ग्रेन्स को हम बोलते हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी बैलेंस्ड डाइट, एक बहुत ही न्यूट्रिशनल डाइट में हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ये जो ब्रांड है, हम बार बार बोल रहे हैं ब्रांड नहीं हटाना चाहिए, ब्रांड नहीं हटाना चाहिए, तो ये ब्रांड आखिर है क्या? ब्रांड इसका हार्डर आउटर कवर होता है मिलेट्स का, लेकिन इसको हटाया क्यों जा रहा है? बिकॉज इट इज रिच इन फैट्स, बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ फैट्स इसमें होते हैं, लेकिन दे आर गुड फैट्स, हेल्दी फैट्स की हम बात कर रहे हैं, हेल्दी फैट्स होते हैं। लेकिन अगर इस ब्रांड को नहीं हटाया गया तो इस जो ये पैकेज्ड फूड्स है, पैकेज सीरियल्स है, इनका जो आपका हम ये बोल सकते हैं शेल्फ लाइफ बहुत कम हो जाता है, ठीक है। बिकॉज अगर आप इसको मार्केट कर रहे हो, अगर आप इसको मार्केट में उतार रहे हो, अगर कोई भी बिजनेस है इसको मार्केट में लेके जा रहे हैं, पैकेज्ड बना रहे हैं, तो दे वांट कि इनकी शेल्फ लाइफ एटलीस्ट ईयर 6 मंथ्स और 1 साल तक चले। लेकिन अगर इनका ब्रांड नहीं हटाया और इनको हार्वेस्ट कर दिया तो इट माइट कॉज दी स्टेल, है ना, ये स्टेल हो सकते हैं, ये खराब हो सकते हैं, टॉक्सिक हो सकते हैं। सो दैट्स वाई, ताकि इनकी शेल्फ लाइफ बनी रहे तो इनको पॉलिश कर देते हैं, इनका ब्रांड हटा देते हैं। लेकिन जब अगर ब्रांड ही हटा दिया तो इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू खत्म है। तो दैट इज वाई यहाँ पर एक सजेशन दिया गया है कि जो भी यहाँ पर जो मिलेट्स हैं जैसे हमें ओरिजिनली मिलते हैं वैसे ही हमें अपने कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करवाने चाहिए, ताकि जो इसके एग्जैक्ट बेनिफिट्स हैं वो कंज्यूमर्स तक आखिर में पहुंच पाएं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि मिलेट्स को इतना ज्यादा जिक्र में क्यों लिया जा रहा है, बिकॉज मिलेट्स आर कंसिडर्ड एज सुपर क्रॉप।
सुपर फूड तो है ही बिकॉज दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, दे आर रिच इन मिनरल्स, लेकिन साथ में ये क्या है, सुपर क्रॉप भी है। सुपर क्रॉप से मेरा मतलब क्या है, दे आर ड्रॉट रेजिस्टेंट, दे आर फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट, राइट। इनको बहुत ज्यादा यहाँ पर लाइट सनलाइट की जरूरत नहीं है, फ्रॉस्ट आएगा तो खराब हो जाएंगे, तो ड्रॉट लाइक कंडीशन में भी हम इनको उगा सकते हैं। दे आर पेस्ट रेजिस्टेंट, इनको कोई खासा यहाँ पर जो अगर इनको उगाते हैं तो ये कोई खास यहाँ पर वाटर फुटप्रिंट्स या कार्बन फुटप्रिंट्स छोड़ के ही नहीं जाते हैं, ठीक है। इनको किसी भी ड्रॉट लाइक सिचुएशन में बना सकते हैं, उगा सकते हैं, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा इरिगेशन की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सुपर फूड बोलते हैं, राइट। तो इंटरनेशनल मिलेट ईयर कब सेलिब्रेट किया गया, कौन सा ऐसा साल है जिसको FAO दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने, एक FAO ने एक साल को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर डिक्लेयर किया था, वो कौन सा ऐसा साल था वो आपको कमेंट सेक्शन में जाके बताना है। इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर, हालांकि वो इंडिया ने ही प्रपोज किया था एंड देन FAO हैज अप्रूव्ड इट एंड FAO हैज डिक्लेयर्ड इट इन द UN जनरल असेंबली में, इसको प्रपोज किया गया था, फिर उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था एंड देन FAO ने इसको इंटरनेशनल लेवल पे डिक्लेयर कर दिया था। अब ये आपका काम है, कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा ऐसा साल है जिसको इंटरनेशनल मिलेट ईयर बनाया गया था, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल इन दीज टू आर्टिकल्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। We have discussed the above article yesterday only. If you have not seen the previous video, kindly go and watch that video first, then we can start this video. अब यहाँ पर एक important बात आई है, आर CSR contributions to agriculture properly tracked, बहुत important ये न्यूज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो इसमें important जो वर्ड निकल के आया है that is CSR, agriculture we all know agriculture क्या होता है, farming activities and other allied activities all together। तो यहाँ पर CSR क्या होता है, what is CSR? It is the full form of, it is short form for the corporate social रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर जो है जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके ऊपर उनके ऊपर एक एक्ट, उनके जो स्टैचुरी जो उनका रेगुलेशन है वो कौन करता है, कंपनीज एक्ट 2013, उसके शेड्यूल 7 में कुछ ऐसे सेक्टर्स 29 ऐसे सेक्टर्स मेंशन किए गए हैं जिसमें उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसके अंदर अपना थोड़ा सा जो प्रॉफिट होता है, कुछ सेक्शन ऑफ कुछ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट है उनको डोनेट करना है, उसमें इन्वेस्ट करना है, ठीक है। सिंपल टर्म्स में अगर हम ये समझ रहे हैं तो ये CSR का जो एग्जैक्ट टर्म है वो भी हम देखेंगे अभी। तो CSR में यहाँ पर जो न्यूज आर्टिकल है ये किस बारे में है कि जो CSR अगर जो हम देख रहे हैं कॉर्पोरेट्स का, उसको हम ट्रैक नहीं कर पा रहे कि एग्रीकल्चर में कितना बेनिफिट हमें मिल रहा है, एग्रीकल्चरल बेनिफिट कितना आ रहा है, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट कितनी जा रही है, वो हम ट्रैक ही नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। सबसे पहले हम देख लेते हैं CSR लागू किस पे होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे मेजरली ये गांधीयन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, ट्रस्टीशिप मॉडल पे बेस्ड है कि क्योंकि जो कॉर्पोरेट्स बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स बनती हैं, they take the material advantage from the society as well, they take benefits from the environment as well। तो ये environment और society से जो benefit लेते हैं तो इनका फर्ज बनता है that they should give back also, थोड़ा सा इनको invest भी, थोड़ा सा इनको donate भी करना चाहिए, donate back, give back to the environment and give back to the society, ये यहाँ पर इसका फंडा है, मेजर फंडा। तो यहाँ पर अगर हम CSR को देखें तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसे कॉर्पोरेट, ऐसी कंपनीज जिनका एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या फिर अगर उनका नेट वर्थ 500 करोड़ से ज्यादा हो, 500 या 500 करोड़ से ज्यादा हो, और इनका जो ईयरली बेनिफिट है, नेट प्रॉफिट है, वो अगर 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा है तो वो किस में आएंगे, CSR बेनिफिट में आ जाएंगे, दे विल बी इंक्लूडेड इन दी CSR, ठीक है। तो CSR क्या है, ये भी एक क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है, CSR में 3 साल का 3 ईयर एवरेज किसका, नेट प्रॉफिट का, 3 साल का जो नेट प्रॉफिट निकला है उसका एवरेज जो निकलेगा, उस एवरेज के 2% को आपने CSR फंड में डिपॉजिट करना है। एक CSR कमेटी बनाई जाएगी हर कॉर्पोरेट में, जो उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जो अगर बहुत बड़ी कॉर्पोरेट है, जो हमने अभी देखा 5 करोड़ 500 करोड़ 100,000 करोड़ का जो क्राइटेरिया हमने देखा, अगर ऐसी कोई कॉर्पोरेट है तो उसमें एक कमेटी बनाई जाएगी, CSR कमेटी, जिसमें अंदर फंड बनाया जाएगा। वो फंड कहाँ पर एलोकेट होगा, वो 29 सेक्टर्स आपको प्रोवाइड करे गए हैं इन दी कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 7 में, ठीक है। सिंपल बात है, CSR मतलब क्या है, डोनेशन है कंपनीज की तरफ से, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है फ्रॉम द एनवायरमेंट ऑल्सो, फ्रॉम द सोसाइटी ऑल्सो, तो उनको गिव बैक भी करना चाहिए। उसके लिए 29 सेक्टर्स यहाँ पर दिए गए हैं शेड्यूल 7 में। तो इंडिया इकलौती पहली ऐसी कंट्री बनी थी जिसने CSR को लीगली बाइंडिंग कर दिया है। ये बाइंडिंग है क्योंकि क्या है, अगर बाइंडिंग नहीं करते तो उनकी मन मर्जी चलती, वो डोनेट करें ना भी करें उनकी मर्जी, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया है, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग इसको लीगली बाइंडिंग कर दिया है इंडिया में,
ठीक है, तो ये हमारा CSR के बारे में हमने जान लिया थोड़ा बहुत। तो इसमें आर्टिकल में क्या डिस्कस किया गया है कि जो एग्रीकल्चर है, इंडिया में एग्रीकल्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लगभग लगभग 47% की तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेट हमें देखने को मिल रही है, एंड 16.73% यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का। लेकिन जो फूड का मामला है, अगर हम फूड सरप्लस की बात करें, उसमें इंडिया बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर हम जाकर देखें इन दी फार्मर्स इनकम की बात करें, हम क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करें, उसमें एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा अगर हम बात करें कैपिटल फंडिंग की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हमें ज़रूरत है। लेकिन उसके लिए क्या कंपनीज क्या बोल रही हैं, दैट वी वांट टू डोनेट इन दी कॉर्पोरेट सेक्टर, लेकिन क्या है, उसकी ट्रैकिंग नहीं हो रही है, उसकी रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। वी वांट टू गिव द डोनेशन, वी वांट टू स्पेंड द CSR फंड इन दी, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं एग्जांपल्स, ग्रीन बैंक्स में डालना है, फार्मर स्कूल्स में डालने की बात कर रहे हैं, जो एलाइड एक्टिविटीज हैं, वाटर कंजर्वेशन है, इरिगेशन, एनर्जी एफिशिएंसी, इन सब में हम डोनेट करना चाहते हैं, इन सब में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डालना चाहते हैं CSR फंड। लेकिन जो रिपोर्टिंग है CSR की, वो इसमें एग्जैक्ट हो नहीं पाती है इसमें। लेकिन मेजर ऑब्स्टिकल क्या आ रहा है, मेजर ऑब्स्टिकल ये है, जो 29 आपको यहाँ पर सेक्टर्स देखने को मिलते हैं शेड्यूल 7 में, उसमें से कुछ 11 ऐसे सेक्टर्स हम निकाल सकते हैं जो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेट कर सकते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर अलोन या एग्रीकल्चर से डायरेक्टली रिलेटेड एक्टिविटीज अलोन यहाँ पे हमें कोई ज्यादा नहीं मिलती हैं, और इसीलिए जो डायरेक्ट यहाँ पर रिपोर्टिंग है, असेसमेंट है, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें आर्टिकल में यही बात करी गई है कि जितनी भी यहाँ पर रिपोर्टिंग है, यहाँ पर कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, सो दैट जब भी CSR फंड्स यहाँ पर इम्प्लीकेशन हो, CSR फंड यहाँ पर लगाए जाएं, तो उसकी वजह से जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो आपके यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है, जो इनकी असेसमेंट है, वो बढ़िया तरीके से हो पाए, एंड जो कॉर्पोरेट्स हैं वो भी थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करें दैट दे हैव टू कंट्रीब्यूट इन दी एग्रीकल्चर एंड मेकिंग इट क्लाइमेट रेजिलियंट। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकता है, वहाँ पे जो मंडीज है उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकता है, कि जो फूड चेन सप्लाई है उसमें बेटर इम्प्लीकेशंस आ सकती हैं। इन सब चीज़ों की यहाँ पर इस आर्टिकल में बात करी गई है। तो मेजर हमारे लिए यही था कि CSR आखिर होता क्या है, कितना % यहाँ पर डालना पड़ता है, क्या जो क्राइटेरिया है, कौन से कॉर्पोरेट्स इसके अंडर फॉल करते हैं, कौन सी एक्ट यहाँ पर लागू होती है। दिस वाज इंपॉर्टेंट इन दिस आर्टिकल। ठीक है जी, आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर बात करी गई है, नो जेनेटिकली मॉडिफाइड टी सेज एशिया टी अलायंस। एशिया टी अलायंस की यहाँ पर बात करी गई है। एशिया टी अलायंस में कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने ये मिलकर बनाया था, हालांकि अभी तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं, लेकिन जिन्होंने मिलकर बनाया था, देवर इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया, चाइना एंड जापान। दे वर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ दिस एशिया टी अलायंस। एशिया टी अलायंस इन्होंने मिलकर बनाया था, राइट 2019 के अराउंड ये बना था एशिया टी अलायंस। एशिया टी अलायंस मतलब जो मेजर टी प्रोड्यूसिंग कंट्री है एशिया की, वो यहाँ पर मेजर इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेती हैं रिगार्डिंग दी टी प्रोडक्शन, रिगार्डिंग दी टी मार्केट, ये सब यहाँ पर इनका मेजर फंडा रहता है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर बोला गया है कि अभी इस साल जो हमें देखने को मिला है कि 10% तक जो टी का प्रोडक्शन है वो फॉल किया है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ द पेस्ट अटैक। तो बहुत सारी रीजंस है जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है, टी का प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो कंपनीज आर वांटिंग कि हम इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड टी जो क्रॉप है उसको इंट्रोड्यूस कर दे, ताकि जो हमारे प्रोडक्शन है वो हाई राइज कर जाए। लेकिन जो एशिया टी अलायंस जो इसमें मेजर इंपैक्ट लेगा, जो मेजर डिसीजंस लेगा इसके लिए, उन्होंने मिलकर मना कर दिया है दैट नो जेनेटिकली मॉडिफाइड टी क्रॉप विल बी इंट्रोड्यूस्ड। वी वांट कि जो नेचुरली ग्रोइंग टी है, जो बुश से आती है, वो डायरेक्टली आपके कप में सर्व हो। वी डू नॉट वांट एनी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हियर, जेनेटिकली मॉडिफाइड टी हम यहाँ पर नहीं लाएंगे। ये था बस आर्टिकल में, इतना ही इंपॉर्टेंट था आर्टिकल में। लेकिन हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, GM, जिनको हम बोल देते हैं GM क्रॉप्स।
जीएम क्रॉप्स में अगर हम बात करें, सबसे पहली जीएम क्रॉप हम टोमेटो की फॉर्म में देख चुके हैं, राइट, टोमेटो, और बाकी फिर अब बीटी कॉटन भी हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। बीटी कॉटन की बात करते हैं तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आखिर होती क्या है, जो इनका जेनेटिक मेकअप है उसमें जब ऑल्ट्रेशन करी जाती है उसको हम बोल देते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जीन में जो प्लांट का जेनेटिक मेकअप है, जो प्लांट सेल्स में जो जेनेटिक कोड है, उसको जब हम एडिट कर देते हैं, उसमें एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होता है, तो उसको एडिट करते हैं, देन इट इज नोन एज जेनेटिकली मॉडिफाई। उसका जीन जो मेकअप है वो मॉडिफाई हो चुका है, वो एडिट हो चुका है, ठीक है। तो ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं ये हेल्प कैसे करती है, वाई आर वी ऑफरिंग, वाई आर वी वांटिंग दैट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आए, बिकॉज इसमें क्या है, ये पेस्ट रेजिस्टेंस, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बना देते हैं, ठीक है, कि जो आपके पेस्ट अटैक होता है वो इसको अटैक कर ही ना पाए, पेस्ट यहाँ पर आ ही ना पाए, वीड रेजिस्टेंस बना देते हैं। जो प्रोडक्शन है वो भी इससे बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, डिजीज रेजिस्टेंट भी इसको बनाते हैं। जो क्लाइमेट रेजिलियंस यहाँ पर अभी हमें चाहिए क्रॉप से, वो भी हम इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय ऑल्टरिंग, बाय चेंजिंग दी, मॉडिफाइंग दी जेनेटिक मेकअप। लेकिन इसमें साथ साथ ये मना क्यों किया है, वाई आर वी नॉट यूजिंग, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उनको हम बहुत ज़्यादा यूज क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज देर आर सम हेल्थ रिस्क, ठीक है। इसमें हेल्थ रिस्क है कि बाय चांस जो जीन मॉडिफिकेशन है वो अगर ह्यूमंस के अंदर एंटर कर गया तो हो सकता है, बिकॉज दिस आर नॉट प्रूवन कि बिल्कुल बेनिफिशियल है, कोई हार्म नहीं कर रहे हैं, राइट। बीटी कॉटन, कॉटन को हम खा नहीं रहे, इनटेक नहीं कर रहे, दैट्स व्हाई वी हैव इंट्रोड्यूस्ड बीटी कॉटन। लेकिन जो खाने की चीजें हैं उसमें हम बहुत ही सतर्क रहते हैं। तो जो जीन्स हैं, अगर जीन्स मॉडिफाइड हैं, वो अगर ह्यूमन बॉडीज में कंजम्पशन में इंक्लूड हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो इंसान का भी जो जेनेटिक मेकअप है उसको बदल सकते हैं, जीन्स में ऑल्ट्रेशन ला सकते हैं, जिसकी वजह से वेरियस हेल्थ रिस्क आ सकते हैं। दूसरा क्या है, जो पेस्ट है वो भी तो रेजिस्टेंस हो सकता है, पेस्ट जो है वो रेजिस्टेंट हो सकता है उस क्रॉप की वजह से। तो ऐसा रेजिस्टेंस डेवलप कर ले, ना तो उसके ऊपर पेस्टिसाइड अटैक कर पाए, ना तो उसके ऊपर पेस्ट इम्पैक्ट डाल पा रहा है, ना ये क्रॉप्स इम्पैक्ट डाल पा रही है, तो इस तरीके की भी एक महामारी फैल सकती है। तो इसीलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को थोड़ा सा इनसे बचा ही जाता है, राइट। एंड दैट्स वाई एशिया टी अलायंस जो चीफ है उन्होंने बोला है दैट वी डू नॉट वांट एनी जेनेटिकली मॉडिफाइड टी एज ऑफ नाउ, चाहे इसका प्रोडक्शन कितना ही कम हो, वी आर नॉट वांटिंग दैट कोई यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड टी किसी के कप में सर्व हो, ठीक है। तो दीज वर ऑल द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। यू हैव टू कमेंट डाउन इन दी comment section and like the video, share the video, subscribe the channel and keep watching, keep learning. Thank you and have a nice day.